हाय स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग हेरेडिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हेरेडिटी जेनेटिक्स के अंतर्गत आने वाला एक टॉपिक है। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले जो है हम इससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं, जो शब्दावलियां हैं, उन शब्दावलियों के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। हेरेडिटी जैसा कि हम जानते हैं, इसका अध्ययन जो है विज्ञान की शाखा जेनेटिक्स के अंतर्गत करते हैं। जेनेटिक्स के अंतर्गत हम इनहेरिटेंस तथा वेरिएशन इन दो कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। इनहेरिटेंस क्या है? तो इनहेरिटेंस वंशागति, कैरेक्टर्स का एक जेनरेशन, फॉर एग्जाम्पल जेनरेशन ए से जेनरेशन बी में जाना, या मातृ पीढ़ी से पुत्र या पुत्री पीढ़ी में जाना, इन्हीं को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। और इस इनहेरिटेंस के दौरान हमें कुछ चेंजेज भी देखने को मिलते हैं और इन चेंजेज को ही हम वेरिएशन या विभिन्नता कहते हैं। पुत्र या पुत्री माता पिता से कुछ लक्षणों में अंतर स्पष्ट प्रदर्शित करते हैं और इन्हीं अंतरों को हम विभिन्नता कहते हैं। जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है बैटसन नामक वैज्ञानिक ने किया था सन 1905 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि जेनेटिक्स, इस शब्द का इस्तेमाल क्रेगर जॉन मेंडल या मेंडल ने किया था। ये गलत है। बैटसन ने ही जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किया, और मेंडल, जिन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवांशिकी का पिता कहते हैं या आनुवांशिकी का जनक कहते हैं। इन्हें जनक क्यों कहते हैं? उसका रीजन ये है, मेंडल ने सर्वप्रथम वंशागत के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, फंडामेंटल लॉ हैं, उन्हें दिया। और ये सारे जो हैं लॉ उन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग करते समय, किस प्रकार के मटर? तो यहाँ पर ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है कि ये उद्यान मटर की एक प्रजाति थी, गार्डन पी, जिसका वैज्ञानिक नाम पाइसम सैटाइवम है। मटर और मेंडल के बारे में हम आगे और भी अध्ययन करेंगे। उससे पहले आनुवांशिकी से संबंधित कुछ और, या वंशागति से संबंधित कुछ और जो है टर्म्स। तो यहाँ पर हेरेडिटी दिया है। हेरेडिटी, जैसा कि पहले ही हम लोगों ने देखा, कि लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, इसी को हम हेरेडिटी बोलेंगे। अगला टर्म है वेरिएशन। वेरिएशन क्या है? विभिन्नता। अभी जैसे हम लोगों ने देखा कि माता पिता की तुलना में संतानों में कुछ स्पष्ट अंतर दिखाई देते हैं, इन्हीं अंतरों को हम विभिन्नता कहते हैं। अगला ऑफ स्प्रिंग्स या संतान, जिसे हम संतति भी कहते हैं। यह क्या होती है? तो लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीवों को हम संतान या संतति कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है एलील, जिसे हम एलिलोमॉर्फ भी कहते हैं। एलील क्या है? जीन के तुलनात्मक रूप। जीन क्या है वो हम आगे देखेंगे। तो जीन के तुलनात्मक रूप को ही हम एलील कहते हैं। जीन का तुलनात्मक रूप, जीन जो है एक जोड़ी एलील से बनता है। कोई भी जो जीन है उसमें दो एलील एक साथ होते हैं, और ये दोनों एलील मिलकर के जीन का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम पौधे में लंबापन का गुण लें, तो यह लंबापन जो है दो प्रकार के एलीलों की वजह से होता है। एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी। कैपिटल टी लंबापन के लिए है, जबकि स्मॉल टी बौनापन के लिए। तो यहाँ पर एक एलील कैपिटल टी हुआ और दूसरा एलील स्मॉल टी हुआ, तो इसे ही हम एलील कहेंगे। और जब दोनों एलील एक साथ आ जाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, या फिर कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी, तब इसे ही हम जीन कहेंगे। अगला टर्म है फिनोटाइप। फिनोटाइप को हम दृश्य रूप कहते हैं। कोई भी लक्षण, किसी भी जीवधारी का जो लक्षण हमें बाहर से देखने पर दिखाई देता है, उसे ही हम उस जीव का फिनोटाइप या दृश्य रूप कहते हैं। फिनोटाइप या दृश्य रूप जो है, उदाहरण के लिए अगर हम लें, तो किसी पौधे का रंग कैसा है, उसके फूलों का रंग कैसा है, उसमें लंबाई कितनी है, ये हमें बाहर से देखने पर दिखाई देते हैं, और यही जो है उसके फिनोटाइप कहलाते हैं। इस शब्द का प्रयोग
सर्वप्रथम जॉनसन ने 1909 में किया था। अगला टर्म है जीनोटाइप। सो जीनोटाइप क्या है? अभी जैसे हमने देखा फिनोटाइप कि किसी जीवधारी की बाह्य संरचना या उसकी बाहरी रूपरेखा, तो वो बाहरी रूपरेखा जिन कारणों से होती है उसे ही हम जीनोटाइप या जीन रूप कहते हैं। अर्थात किसी जीव की आनुवांशिक संरचना को ही हम उसका जीनोटाइप कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण के लिए कैपिटल टी, तो कैपिटल टी ये लंबा पौधा होगा, तो यहाँ पर लंबापन जो है यह क्या हुआ? यह इसका दृश्य रूप हुआ। लेकिन यह लंबापन किसके कारण से है? तो कैपिटल टी की वजह से, ये इसके जीन्स हुए। ऐसे ही स्मॉल टी, इसकी वजह से कोई पौधा जो है बौना होगा, तो बौनापन या बौना पौधा यह इसका दृश्य रूप है, जबकि इसका जीन रूप है स्मॉल टी। तो जीनोटाइप शब्द भी जॉनसन ने ही 1909 ईस्वी में दिया था। अगला टर्म है होमोजाइगस, जिसे हम प्योर ब्रीड या प्योर लाइन भी कहते हैं। सो होमोजाइगस, प्योर ब्रीड या प्योर लाइन क्या है? यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें दोनों युग्मक या जोड़ी के दोनों युग्मक एक ही समान होते हों। जैसा कि यहां पर दिया है कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर एवं स्मॉल आर। तो यहां पर दोनों जो एलील हैं वो एक समान हैं। अर्थात पहला एलील अगर कैपिटल टी है तो दूसरा एलील भी कैपिटल टी है। पहला एलील अगर स्मॉल टी है तो दूसरा एलील भी स्मॉल टी ही है। अगली शब्दावली है हेट्रोजाइगस या हाइब्रिड। तो हेट्रोजाइगस या हाइब्रिड क्या है? यह जो है होमोजाइगस या प्योर के विपरीत है। यहाँ पर एक जोड़े में उपस्थित एलील जो हैं वह एक दूसरे से भिन्न होते हैं, असमान होते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी, कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर इत्यादि। इस अवस्था को हम मिश्रित या संकर अवस्था भी कहते हैं। अगली टर्मिनोलॉजी है डोमिनेंट एलील या फैक्टर, जिसे हम प्रभावी कारक या प्रभावी एलील कहते हैं। तो दो एलील अभी हम लोगों ने देखे कि एक ही जीन के दो एलील होते हैं, और इन दोनों एलीलों में से एक जिसे हम प्रभावी एलील बोलते हैं वह कैपिटल लेटर से प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण के लिए रेड के लिए कैपिटल आर, और इसका जो अप्रभावी एलील होगा उसे हम स्मॉल लेटर से, रिसेसिव एलील जो होगा उसे स्मॉल लेटर से स्मॉल आर से प्रदर्शित करेंगे। तो डोमिनेंट एलील यह जो है अपने आप को होमोजाइगस, होमोजाइगस क्या बताया? तो होमोजाइगस बताया कि जब दोनों एलील एक जैसे हों। उदाहरण के लिए कैपिटल आर, ये दोनों एलील एक साथ मिलकर के जीन बनाएंगे, तो यह होमोजाइगस अवस्था में तो अपने आप को अभिव्यक्त करेगा ही, साथ ही साथ अगर कंडीशन हेट्रोजाइगस है तो इस अवस्था में भी अपने आप को प्रदर्शित करेगा, अभिव्यक्त करेगा। अगला है रेसेसिव एलील। तो रेसेसिव एलील्स क्या हैं? जैसा अभी बताया, रेसेसिव एलील्स को या अप्रभावी एलील को हम स्मॉल लेटर से, जो डोमिनेंट या प्रभावी एलील को प्रदर्शित करने के लिए जो लेटर यूज किया जाता है उसी के स्मॉल लेटर से इसको जो है हम प्रदर्शित करते हैं। और रेसेसिव एलील केवल तभी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा जब किसी जीन के दोनों एलील रिसेसिव हो। उदाहरण के लिए आर, तो यह कैसा दिखाई देगा? सफेद रंग का दिखाई देगा। कैपिटल आर क्या है? यह रेड को प्रदर्शित करेगा, लाल रंग को, और इसी का स्मॉल लेटर स्मॉल आर होगा। तो जो लाल का अप्रभावी लक्षण है वह सफेद होगा, इसको स्मॉल आर से प्रदर्शित करेंगे। इसके बाद डोमिनेंट कैरेक्टर, प्रभावी लक्षण। तो प्रभावी लक्षण वे हैं जो अपने आप को होमोजाइगस अवस्था में तो एक्सप्लेन करेंगे ही, प्रूव करेंगे ही। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल आर, ये कैसा दिखाई देगा? रेड। लेकिन वह मिश्रित या संकर अवस्था में भी अपने आप को प्रदर्शित करेंगे। जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर, यह भी रेड ही दिखाई देगा। तो कैपिटल आर अगर एक बार भी आ गया तो ये प्रभावी एलील है, और जब प्रभावी और अप्रभावी एलील दोनों एक दूसरे के साथ होंगे तो केवल प्रभावी एलील के लक्षण ही वहां पर
देखने को मिलेंगे। अगला है रिसेसिव कैरेक्टर या अप्रभावी लक्षण। अब अप्रभावी लक्षण वो हैं जो अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं और यह केवल तभी संभव है जब किसी जीन के दोनों एलील जो हैं अप्रभावी हों। उदाहरण के लिए स्मॉल आर, तो यह देखने में हमें सफेद व्हाइट कलर का दिखाई देगा। ऐसे ही स्मॉल टी यह देखने में हमें बौने आकार का दिखाई देगा। तो ये जो हैं अप्रभावी लक्षण हैं। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। बाकी के जो बचे हुए टर्म्स हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए इसको समझने का प्रयास कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में बाकी बचे हुए टर्मिनोलॉजी के साथ।